नमस्कार, प्रणाम, स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा शो रणक्षेत्र में। मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। केरल, पंजाब और यूपी में 13 नवंबर को होने वाले उपचुनाव अब 20 नवंबर को होंगे। विभिन्न उत्सवों के कारण चुनाव आयोग ने वोटिंग को एक हफ्ते तक टालने का फैसला किया है। आपको ये जानकारी दे दें कि 13 नवंबर को होने वाली वोटिंग को टालने के लिए कांग्रेस, बीजेपी समेत कई दलों ने चुनाव आयोग से अपील की थी। पार्टियों का कहना था कि कई त्योहारों के चलते 13 नवंबर को वोटिंग कम हो सकती है। हालांकि चुनाव के नतीजे 23 नवंबर को ही आएंगे और इसी दिन महाराष्ट्र और झारखंड के चुनावी नतीजे भी आएंगे, विधानसभा के चुनावी नतीजे। बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा उपचुनाव की तारीखों में बदलाव की मांग को लेकर चुनाव आयोग को ज्ञापन दिया था। बीजेपी प्रतिनिधिमंडल ने अपने ज्ञापन में कहा था कि 15 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा होने की वजह से कुंदरकी, मीरापुर, गाजियाबाद और प्रयागराज में लोग 3-4 दिन पहले इकट्ठा हो जाते हैं और यहाँ पर चुनाव भी है, उपचुनाव। और ऐसे में चुनाव आयोग को कार्तिक पूर्णिमा को ध्यान में रखते हुए तारीखों में बदलाव करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की मांग थी कि 13 नवंबर की जगह 20 नवंबर को चुनाव करवाए जाए, लेकिन उत्तर प्रदेश उपचुनाव के चलते राजनीतिक दलों के बीच चुनावी नारों की जंग छिड़ गई। आपको ये जानकारी दे दें कि अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए एक्स पर पोस्ट किया कि टालेंगे तो और भी बुरा हारेंगे। आगे लिखा कि पहले मिल्कीपुर का उपचुनाव टाला और अब बाकी सीटों से उपचुनाव की तारीख। भारतीय जनता पार्टी कितनी कमजोर कभी नहीं थी। अखिलेश यादव ने लिखा कि दरअसल बात यह है कि उत्तर प्रदेश में महाबेरोजगारी की वजह से जो लोग पूरे देश में काम रोजगार के लिए जाते हैं वो दिवाली और छठ की छुट्टी लेकर उत्तर प्रदेश आए हुए हैं और उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी को हारने के लिए वोट डालने वाले थे। जैसे ही भारतीय जनता पार्टी को इसकी भनक लगी, उसने उपचुनाव को आगे खिसका दिया जिससे लोगों की छुट्टी खत्म हो जाए और वो बिना वोट डाले ही वापस चले जाए। ये भारतीय जनता पार्टी की पुरानी चाल है, हारेंगे तो टालेंगे। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उपचुनावों की घोषणा से बहुत पहले ही बटेंगे तो कटेंगे का नारा दिया था। वहीं देवरिया जिले के समाजवादी पार्टी के एक कार्यकर्ता ने लखनऊ में पार्टी कार्यालय के बाहर एक होर्डिंग लगाई है जिस पर लिखा है, जुड़ेंगे तो जीतेंगे, जिसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री और बसपा सुप्रीमो मायावती भी इस होड़ में कूद पड़ी है। मायावती ने शनिवार को कहा कि बसपा से जुड़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे, सुरक्षित रहेंगे। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि समाजवादी पार्टी का असली एजेंडा मुस्लिम तुष्टीकरण और वोट बैंक के लिए जिहादियों को खुला समर्थन देना है। लव जिहाद, लैंड जिहाद, वोट जिहाद सहित तमाम मोर्चा पर समाज को बांटने की राजनीति समाजवादी पार्टी कर रही है। इस बीच बसपा प्रमुख मायावती ने शनिवार को सपा और बीजेपी को उनके भ्रामक नारों के लिए निशाना साधा और कहा कि ये नारे लोगों का ध्यान अपनी ओर कमियों से हटाने के लिए बनाए गए हैं। वही राजनीतिक नारों के मनोवैज्ञानिक पहलू पर बात करते हुए लखनऊ के नेशनल पीजी कॉलेज के मनोवैज्ञानिक पढ़ाने वाले प्रदीप खत्री ने कहा, मीडिया को बताया है कि ये सभी राजनीतिक नारे नए आकर्षण और लोगों के दिमाग पर गहरा असर डालने वाला है। यही मुख्य कारण है कि विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता ज्यादातर समय नारे लगाते हैं। ये मतदाताओं और जनता के साथ तत्काल और प्रभावी संबंध बनाते हैं और ये भाषणों की तुलना में जनता के मन मस्तिष्क से ज्यादा समय तक बने रहने के लिए इस तरह के नारे देते हैं। और आज हम करेंगे पोस्टर, पीडीए और पॉलिटिक्स को लेकर चर्चा। हमारे साथ कुछ मेहमान भी जुड़ेंगे, उनका भी आपसे परिचय करवाऊंगी, लेकिन उससे पहले क्या कुछ कहना है राजनीतिक दलों का वो आपको सुनवाते हैं। सोच व नीतियों को ध्यान में रखकर वास्तव में होना ये चाहिए कि बीएसपी से जुड़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे व सुरक्षित भी रहेंगे। पहले डेट डिसाइड कर रहे थे तब अवकाश का पता नहीं था। त्योहार तो पहले से डिसाइड रहते हैं। दरअसल भारतीय जनता पार्टी उपचुनाव में बुरी तरह से हारने जा रही है, इसलिए परेशान है और चुनाव आयोग पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट कर रहा है। उनके मनचाहे हिसाब से चुनाव तय कर रहा है, उनके मनचाहे हिसाब से डेट दे रहा है, उनके मनचाहे हिसाब से अधिकारी सुनिश्चित कर रहा है। ये चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि आप ऐसे कैसे बिल्कुल चुनाव जब नजदीक आ जाए तो आप डेट आगे बढ़ा सकते हैं। पहली चीज। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि वन नेशन वन इलेक्शन का ढिंडोरा पीटने वाली सरकार इस तरह से वन नेशन वन इलेक्शन कराएगी। आप बाई इलेक्शन साथ में नहीं करा पा रहे हैं 2 राज्यों के विधानसभा चुनावों के साथ, और आप बात कर रहे हैं वन नेशन वन इलेक्शन की। जनता
जैसी अब सूचना आ रही है कि इलेक्शन का जो डेट्स हैं, जो वोटिंग डालने वाली, वो 20 तारीख कर दी गई हैं। तो कहीं ना कहीं मैं समझती हूँ कोई हलचल मची हुई है, जिसके तहत यह जो सूचना शायद आप तक नहीं पहुंच पाई है अभी, लेकिन मेरे पास इस बार आपसे पहले सूचना पहुंच गई है। तो 20 नवंबर को चुनाव होंगे अब 13 तारीख के जगह। तो कहीं ना कहीं जहां हम लोग अच्छा कर रहे हैं, और महाराष्ट्र में भी जहां समाजवादी पार्टी कुछ सीटों में चुनाव लड़ते हुए अच्छा करने का जो कार्य कर रही है, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं कुछ तालमेल बिठाते हुए ही यह जो डेट्स हैं ये बदली। तो उत्तर प्रदेश में उपचुनाव है और बटेंगे तो कटेंगे के बाद अब जो राजनीति है वो तारीख पे होने लगी है और इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं। सबसे पहले आपका उनसे परिचय करवा देते हैं। अश्विनी शाही हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जुड़ गए हैं, साथ ही साथ रतन तिवारी जी हमारे साथ प्रवक्ता कांग्रेस के जुड़ गए हैं, चंचल यादव हमारे साथ प्रवक्ता सपा की जुड़ गई हैं और इसी के साथ अरविंद जय तिलक हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़ गए हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है सुदर्शन न्यूज पर। अश्विनी शाही जी, आपके पास आते हुए पहले सभी पार्टियों की तरफ से यह कहा जा रहा था कि तारीख बढ़ा दी जाए क्योंकि आने वाले दिनों में चुनाव है और साथ ही साथ चुनाव के साथ यहां पर गंगा स्नान भी है, कार्तिक स्नान भी है, तो ऐसे में वोट प्रतिशत जो है वो काफी कम हो जाएगा और इसी के मद्देनजर लगातार सभी पार्टियों की तरफ से लगातार डेट बढ़ाने की मांग की जा रही थी। लेकिन अब जब डेट बढ़ा दी गई है तो आप पे आरोप ये है कि भारतीय जनता पार्टी को जब भी ये डर लगता है कि हारेंगे तो डेट टाल दी जाती है। इस आरोप पर सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया हम चाहेंगे। देखिए, आपने एक जो सवाल किया उसी में जवाब छुपा हुआ था। इन लोगों की डिमांड थी और डिमांड पूरा कर लेने के बाद वो चीजें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आ गई। भारतीय जनता पार्टी से तो इन लोगों ने डिमांड किया नहीं था, इन लोगों ने तो चुनाव आयोग से डिमांड किया था और चुनाव आयोग ने अगर बढ़ा दिया किसी त्योहार को देखते हुए तो आपको 1 हफ्ते 8 दिन का और प्रचार का मौका मिल गया। तो जो वोट आप जो है आप चाहते थे कि 99% होगा वो तो 100% कर लीजिए, बाकी किसी दलों को मत पाने दीजिए। 1% का जो बच रहा था आपका उसको पूरा कर लीजिए। लेकिन क्या होता है कि जो मेधावी छात्र होते हैं वो 4 दिन पढ़ते हैं और 40 दिन का लिख देते हैं, लेकिन जो अपने क्षेत्र में एकदम डंप छात्र होते हैं उनको कितना भी समय दे दीजिए वो उतना ही लिखेंगे जितना उनको आता है। तो ये लोग हर समय त्राहिमाम करते हुए चीजों को भारतीय जनता पार्टी के ऊपर डालेंगे। अब देश में इतना बड़ा त्योहार है, ठीक है, अभी एक माननीय सांसद जी कह रहे थे कि त्योहार तो पहले से होता है, लेकिन चीजों को 15 तारीख और 13 तारीख में थोड़ा सा ये था कि भाई 13 को चुनाव जो है हो जाएंगे, 15 को है, लेकिन यहाँ पर लोग अपने घरों से 10-11 तारीख को ही निकल जाते हैं। कार्तिक पूर्णिमा कितना जो है वो स्नान करना कितना जो है पुण्य माना जाता है, इससे पता चलता है कि घाटों पर क्या भव्यता रहती है, क्या भीड़ रहती है। तो लोग पहले से अपने घरों से चलते हैं तो पहुंच पाते हैं। इसलिए अगर 20 तारीख कर दिया गया, ऐसा तो है नहीं कि एक देश एक चुनाव आज हो रहा है। 20 तारीख को देश के अन्य राज्यों में भी चुनाव है, 2 तारीखों में चुनाव है, तो 13 वाले में न कराकर 20 वाले में करा गया। आपकी मांग मान ली गई। अब आइए, अब विरोध करने का कोई मतलब नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ ये बताता है कि ये एनडीए अलायंस की हताशा और निराशा है, ये हार मान चुके हैं। उत्तर प्रदेश में माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हम सभी सीटें जीतने जा रहे हैं। इन लोगों को ये लगने लगा है। ठीक है अश्विनी शाही जी, लौटूंगी आपके पास। रतन तिवारी जी कांग्रेस प्रवक्ता हम भी हमारे साथ जुड़े हुए लगातार। रतन तिवारी जी, आपके पास आते हुए, वायनाड में आपके राहुल गांधी भी लगातार डेट को आगे बढ़ाने की मांग कर रहे थे। उत्तर प्रदेश के साथ साथ वायनाड में भी जो मतदान की तारीख है वो आगे बढ़ाई गई है। फिर उत्तर प्रदेश को लेकर राजनीति क्यों? वायनाड में भी तो बढ़ाई गई है ना सर, मांग तो आप ही के द्वारा की गई थी। तिवारी जी। दिव्या जी, कांग्रेस पार्टी ने कभी भी डेट को आगे बढ़ाने के लिए कोई मांग नहीं की है। अगर डेट को आगे बढ़ाई जा रही है तो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार है, चुनाव आयोग वो डेट को बढ़ा रहा है। हमारी तैयारी तिवारी जी, आपको जानकारी नहीं है क्या? आपको जानकारी नहीं है क्या कि राहुल गांधी वायनाड में चुनाव की तारीख को आगे बढ़ाने की मांग कर रहे थे? आपको इस बात की जानकारी नहीं है क्या सर? नहीं, हम तो बार बार कह रहे हैं ना कि वायनाड में हम पूरी तरीके से तैयार बैठे हैं। जब भी चुनाव हो जाएगा हम चुनाव लड़ लेंगे और लड़ के जीत लेंगे, क्योंकि वायनाड हमारा सेफ सीट है। लेकिन ये जो पोस्टर वार हो रहा है, जो योगी आदित्यनाथ जो कटेंगे बटेंगे के नारे दे रहे हैं, वो कहीं ना कहीं झकझोर करने वाला है कि देश का मुखिया, प्रदेश का मुखिया
इस प्रकार इस तरीके से भाषण दे और इस प्रकार से बैनर पोस्टर लगे, मैं तो बार बार कहता हूँ, तो क्या जोड़ने की उत्तर बात होनी प्रदेश चाहिए। कांग्रेस पार्टी के लिए लोगों को अनसेफ जोड़ने की सीट है? बात करिए, तिवारी भाईचारा जी, कायम क्या करने की उत्तर बात प्रदेश करिए, कांग्रेस पार्टी क्योंकि के लिए लोग अनसेफ जुड़ेंगे, सीट है? तभी तो वायनाड सेफ सीट है, तो क्या उत्तर प्रदेश अनसेफ सीट है? देखिए, कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में नहीं लड़ रही है, समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में समर्थन लड़ तो रही है है। ना हम सर उनके साथ आपका, गठबंधन में हैं और समर्थन तो निश्चित आपका तौर है पे ना, सारे सीट गठबंधन हम तो आप जीतने ही जा का रहे है हैं। ना। बिल्कुल, हम तो आपको बार बार कह रहे हैं कि उसमें हम सभी सीट जीतने जा रहे हैं और अच्छे मार्जिन से जीतने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जितना ड्रामा करना है कर लीजिए, जितना चुनाव आयोग एजेंसियों का दुरुपयोग करना है कर लीजिए, और हम सारे के सारे जीत के ये दिखा देंगे कि उत्तर प्रदेश में यह तो ट्रेलर है और आने वाले समय में थोड़ी देर पहले आप ही कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश में चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, साथ दे रहे हैं बस। थोड़ी देर पहले आप ही कह रहे थे, थोड़ी देर में आपका बयान बदल गया, तुरंत आप ये कहने लगे कि हर सीट पे हम जीतने जा रहे हैं। तिवारी जी, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही, एक बार फिर से हम आपसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ और भी मेहमान जुड़े हुए हैं। अरविंद जय तिलक जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं। तिलक जी, आपके पास आते हुए, जिस तरीके से यहाँ पर सबसे पहले तारीख को बढ़ाने की मांग की जाती है, लेकिन जब तारीख यहाँ पर बढ़ गई है तो अब इसको लेकर राजनीति पूरी तरीके से तेज हो गई है। आप इसे किस तरीके से देखते हैं? क्या ये राजनीतिक स्टंट है या फिर वाकई समाजवादी पार्टी को इस बात का डर है? दिव्या जी, देखिए, किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में यह आवश्यक होता है कि जो भी देश के नागरिक हैं जिन्हें मतदान में सहभागिता करनी है, उन्हें अवसर दिया जाए। क्योंकि भारत एक आस्थावान देश है और इस चुनाव की प्रक्रिया के बीच जो कार्तिक पूर्णिमा पड़ रही है, लाजमी है कि भारत के नागरिक जो है, विशेष रूप से जब उत्तर प्रदेश की बात हो रही है, तो कार्तिक पूर्णिमा में गंगा का स्नान करने वो जाएंगे। ऐसे में स्वाभाविक रूप से अब उनके पास एक ही विकल्प बचता है, या तो चुनाव में भागीदारी करें। हाँ, तो जो है वो भागीदारी पर विकल्प एक ही बचता है कि या तो चुनाव में भागीदारी करें या तो जाकर के गंगा का पुण्य लें। ऐसी स्थिति में अगर चुनाव आयोग जो है आस्था को ध्यान में रखते हुए सभी नागरिकों के मतदान को सुनिश्चित करने के लिए अगर चुनाव की तारीख को या समय को एक सप्ताह के लिए बढ़ा देता है, तो मेरी समझ में कोई आसमान टूट नहीं पड़ता है। अब बेहतर तो क्या ये समझ में जो राजनीतिक दल है उन्हें नहीं आता है कि उनके पास बल्कि एक सप्ताह का और समय मिल गया अपनी बातों को रखने के लिए, अपने विचारों को रखने के लिए, तो उनके लिए तो बल्कि एक गोल्डन चांस है, सुनहरा मौका है। अब चूंकि देखिए यहाँ नैरेटिव सेट करने की कोशिश हो रही है। अब चूंकि अभी आपने नारों का जिक्र किया कि एक तरफ है बटोगे तो कटोगे, दूसरी तरफ पीडीएस से आप जुड़िए, बसपा से आप जुड़िए, तो कहीं ना कहीं जो है राजनीति में धारणाओं का बड़ा महत्व होता है। धारणाओं के जरिए ही सत्ता स्थापित भी की जाती है और सत्ता का सिराजा को बिखेर भी दिया जाता है। अब चूंकि अखिलेश यादव को यह मौका मिला है, कहा भी जाता है कि राजनीति जो होती है मौके की मोहताज होती है। अब उनको लगता है कि ये अवसर है और इस अवसर को जो है कुछ इस तरह से नारों में बदल करके कि आप टालेंगे तो हारेंगे, इसीलिए जो है इस चीज को जो है ले उड़ने की कोशिश की जा रही है। लेकिन मुझे लगता है कि यह प्रयास जो है उन नागरिकों को कहीं ना कहीं एक नाराज करने ही वाला होगा जिनकी इच्छा के अनुरूप जो है चुनाव के तारीखों को एक सप्ताह के लिए बढ़ा दिया गया है। तो मुझे लगता है कि इसमें राजनीति करने के लिए कोई बहुत स्पेस नहीं है। लेकिन चूंकि अगर किसी को लग रहा है कि इस पर राजनीतिक रोटियां सेकी जा सकती है, तो उनके लिए भी शुभकामनाएं हैं। दिव्या जी, ठीक है, लौटूंगी आपके पास तिलक जी। तिवारी जी भी लगातार जुड़े हुए। तिवारी जी, आपके पास आते हुए, जिस तरीके से यहाँ पर वरिष्ठ पत्रकार जो है हमारे, वो भी ये कह रहे थे कि राजनीतिक रोटी सेकने का ये अवसर है। ईडी की तरफ से कोई कार्रवाई की जाती है तो भारतीय जनता पार्टी की कार्रवाई होती है, साथ ही साथ सीबीआई की तरफ से कोई कार्रवाई होती है तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कार्रवाई होती है। और अब जब यहाँ पर इलेक्शन कमीशन की तरफ से डेट बढ़ा दी गई है, मांग लगातार सभी पार्टियों के द्वारा की जा रही थी, जनता के हक को देखते हुए ये फैसला लिया गया, तो ये भारतीय जनता पार्टी का फैसला कैसे हो गया सर? देखिए, पूरे देश के दर्शकों ने देखा है, पूरे देश की जनता ने देखा है कि किस प्रकार 10 सालों में ईडी सीबीआई का कितना दुरुपयोग हुआ है। कई राज्यों के चुने हुए मुख्यमंत्री को जेल में डाला गया, कई राज्यों के मंत्रियों को जेल में डाला गया। महाराष्ट्र में आपने देखा अनिल देशमुख जी गृह मंत्री थे, उनको जेल में डाला गया। कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक को जेल में डाला गया।
और अजीत पवार के ऊपर ईडी सीबीआई का जांच दिखाया गया, उनको डर बताया गया और यही प्रधानमंत्री 70,000 करोड़ के घोटाले के आरोप भी उनके ऊपर लगाए। लेकिन वही सारे घोटालेबाज अगर भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में आ गए तो आज का सारे के सारे लोग ईमानदार हो गए। अजीत पवार डिप्टी मिनिस्टर हो गए और आपके नवाब मलिक जी आज भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यह दिखता है कि आपको हम डराएंगे धमकाएंगे, लेकिन आप हमारे साथ आ जाएंगे तो ईमानदार बन जाएंगे, लेकिन हमारे खिलाफ बोलेंगे तो आपको जेल में डालने का काम करेंगे। तो उसी नफरत की राजनीति के खिलाफ राहुल गांधी जी ने अलग जगाया और भारत जोड़ो यात्रा की और पूरे भारत में हमने 303 वाली भाजपा को 240 पे लाके। तिवारी जी, लेकिन आप अपना समय भूल गए क्या? तिवारी जी भूल गए क्या कि जब कांग्रेस की सरकार थी तब क्या होता था? का चुनाव है तिवारी जी, सारे चुनाव में आपको देखने को मिलेगा जी। अगर इन लोग इतने कॉन्फिडेंट तिवारी जी एक सेकंड मैं आपको टोकना चाहूंगी। तिवारी जी, क्या आप अपना कार्यकाल भूल गए क्या कि जब कांग्रेस की सरकार थी तब क्या होता था? यहाँ पर तो आपके राहुल गांधी बहुत शांतिपूर्वक भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, साथ ही साथ अलग अलग तरह की यात्राएं निकाल रहे हैं, पूरे देश भर में घूम रहे हैं। लेकिन जब कांग्रेस की सरकार थी तो यात्रा के दौरान किस तरह से आप लोग यात्रा को रोकने की कोशिश करते थे? और अभी तो जांच ही चल रही है सर, सिर्फ जांच चलने पे आप लोग इतना सवाल खड़ा कर रहे हैं। आपके कार्यकाल में, कांग्रेस के कार्यकाल में आवाज उठाने पर क्या स्थिति होती थी नेताओं की, वो आप भूल गए क्या? दिव्या जी, शायद आपको नहीं मालूम होगा कि हमारे कार्यकाल में आप जैसे पत्रकारों को हम आजादी देते थे। आजादी आज भी है सर, आजादी आज भी है, उस समय से ज्यादा आजादी है ना। आरोप भी लगाते थे, लेकिन हमने रवीश कुमार जैसा आपका हश्र नहीं किया, हमने अभिषेक शर्मा जैसा आपका हश्र नहीं किया, पुण्य प्रसून वाजपेयी जैसा आपका हश्र नहीं किया। मैं आपसे चाहूंगी कि आप किन्हीं पत्रकार का नाम लेकर यहाँ पर ना बोले, लेकिन स्थिति क्या थी वहां तो आम जनता को भी बोलने का अधिकार नहीं था सर, आम जनता को भी बोलने का अधिकार नहीं था, और इसका जीता जागता उदाहरण है इमरजेंसी। जब हमारी सरकार बोलते थे, आपको भी हम बोल रहे हैं, आपको भी बोल रहे हैं कि आप अभी भी बोलिए, कल बोलिए। हम कांग्रेस पार्टी के लोग हैं, इंडिया अलायंस के लोग हैं, जितना आप बोलेंगे हम आप बुरा नहीं लगेगा, नौकरी चली जाए। ठीक है, लौटूंगी आपके पास। चंचल यादव हमारे साथ सपा प्रवक्ता भी जुड़ गए हैं। सर, आपका सबसे पहले स्वागत है सुदर्शन न्यूज पर। पहले तारीख बढ़ाने की मांग सभी के द्वारा की जा रही थी, अब जनहित को देखते हुए ये फैसला लिया गया कि यहाँ पर कार्तिक पूर्णिमा है, इसको देखते हुए ये फैसला लिया गया, तो इसमें भी राजनीति, किस हद तक राजनीति करेगी समाजवादी पार्टी? दिव्या जी, आज सवाल यही तो जनता उठा रही है कि क्या हमारी संवैधानिक संस्थाएं निष्पक्ष काम कर पा रही हैं? चुनाव आयोग जब कोई डेट डिसाइड करता है तो बाकायदा कैलेंडर का ध्यान रखता है। आप खुद सोचिए कि क्या चुनाव आयोग ने कैलेंडर का ध्यान किया? ये त्योहार तो अचानक से आ नहीं गए। दीपावली, होली, जो भी है, जो भी त्योहार है, दीपावली है, छठ है, जो आपकी अपनी पंचमी, जो भी है, व्हाटएवर, क्या त्योहार अचानक से आ नहीं गए? क्या चुनाव आयोग के संज्ञान में नहीं था? जो लोग वन नेशन वन इलेक्शन की बात करते थे, बड़ी बड़ी लंबी लंबी छोड़ा करते थे, आज उनकी हालत यह हो गई है कि बेचारे 10 सीट पे चुनाव नहीं करा पा रहे हैं, वो भी तारीख पे तारीख बदलवाए पड़े हैं। और ये दहशत अच्छी है, ये सपा के लिए और विपक्ष के लिए, इंडिया अलायंस के लिए, ये बीजेपी जो दहशत में है ये अच्छी है। और यही इवन की मैं बता दूं कि पूरे प्रदेश की जनता भी इंतजार कर रही है कि बीजेपी वाले कितने डरे हुए हैं, कितने सहमे हुए हैं। मुख्यमंत्री जी तो अब सोचो, पहले 80-20 की बात करते थे, अब कटने कटाने की बात करने लगे हैं। जनता पूछ रही है कि ये बताओ आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आप कटेंगे बटने की बात कर रहे हो तो आप बताओ, अयोध्या में जो श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट है उसमें पिछड़े समाज के एक व्यक्ति को आपने प्रतिनिधित्व क्यों नहीं दिया? आप बताओ, एनएफएस के नाम पे घोटाले करते हो, धांधली करते हो, लेटरल एंट्री के नाम से बेईमानी करते हो, आप बताओ 13 पॉइंट रोस्टर के नाम पे लोगों को ठगने का काम करते हो, 69,000 शिक्षक भर्ती में घोटाला करते हो, तब तो नहीं कहते हो कि एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, एक रहेंगे तो बटेंगे तो कटेंगे, तब तो नहीं कहते हो कि भाई 69,000 शिक्षक भर्ती में घोटाला हमें नहीं करना है। पिछड़े समाज के व्यक्ति से घोटाला करते हो। जब जहां मलाई खानी है वहां तो अकेले खा जाओगे, और जहां हिंदुत्व का एजेंडा को, पूरा प्रोपेगेंडा को फैलाने की बात करोगे तो वहां कहोगे कि बटेंगे तो कटेंगे। मैं तो पूछना चाहता हूं, बताओ ना,
बीजेपी के किसी नेता की हिम्मत है क्या 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाले में कोई पिछड़े समाज का नेता एक बार बोल दे? बल्कि आयोग ने कहा, माननीय न्यायालय ने कहा कि सरकार ने बेईमानी करी है, स्पष्ट कहा, और सरकार ने माना भी कि हमने बेईमानी करी है। लेकिन हिम्मत है तो करे कार्रवाई। ठीक है, छोड़ आए उनको। ठीक है, आपका जवाब ले लेते हैं। अश्विनी शाही जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अश्विनी शाही जी, जवाब दीजिए। बहुत सारे सवाल आप पे दागे गए हैं, जवाब दीजिए सर। दिव्या जी, देखिए, अभी कांग्रेस के हमारे मित्र रत्न तिवारी जी जो है बहुत आरोप लगा रहे थे। उन्होंने पत्रकारों के ऊपर कहा, तो शायद मुझसे बेहतर यहाँ पर वरिष्ठ अरविंद जी हैं। अरविंद जी को पता होगा कि पत्रकारों। एक सेकंड, चंचल यादव जी शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। आपने बहुत सारे सवाल कर दिया, आप जवाब ले लेते हैं एक एक करके। अश्विनी शाही जी कुछ बोल रहे हैं, पहले उनको सुन लेते हैं। बोलिए जी। तो अरविंद जी को पता होगा, और आपने भी पत्रकारिता की है और एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, तो आपको पता होगा 75 में पत्रकारों पर क्या किया गया था। छोड़िए, खैर उसकी बात नहीं, आज दूसरी बात है। चंचल जी अभी इतनी घटनाओं का जिक्र कर रहे थे। देखिए, मुझे अभी याद आ रहा है कि 3 दिन 4 दिन पहले, 10 दिन पहले की बात है, यहाँ पर एक उपचुनाव होना था। जो समाजवादी पार्टी के अयोध्या नरेश जो सीट छोड़े हैं, उनकी सीट पर चुनाव होने वाला था। तो इन लोगों ने कहा कि भाई भारतीय जनता पार्टी ने इसको कुचक्र में फंसाकर इसको वहां उपचुनाव होने नहीं दिया, नहीं तो हार जाते। जब बाबा गोरखनाथ जिन्होंने रिट दाखिल की थी, जब कोर्ट पहुंचे अपना वापस लेने के लिए, वो कि हमने मुकदमा वापस ले लें, तो समाजवादी पार्टी के वकील पहुंचे वहां पर। उन्होंने कहा कि नहीं, अभी इस पर सभी लोगों का बयान हो जाए तब लिया जाए। तो अब बताइए, किसने वहां पर चुनाव को टालने की कोशिश की? पहली बात। दूसरी, ये अखिलेश जी ने आज अपने ट्वीट में लिखा है कि पहले, लेकिन अखिलेश भूल जाते हैं कि मैं क्या कर रहा हूं। तो अखिलेश जी को ये याद दिलाना। और अभी अरविंद जी ने बहुत अच्छी बात की कि भाई 1 हफ्ता आपको मिल गया तो आप तैयारी कर लीजिए। और हमारे चल भाई को ये याद नहीं है कि उस दिन क्या है, कार्तिक पूर्णिमा है कि पंचमी है कि सप्तमी है, नहीं व्हाट एवर कह रहे हैं। तो उस दिन कहना चाहूंगा कि उस दिन कार्तिक पूर्णिमा, देव दिवाली, देवों का जो है वह स्थान है। और उसी दिन गुरु नानक का प्रकाश पर्व भी मनाया जाता है। इसलिए पंजाब के पहले महाराज, रुक जाइए, ये आप नहीं तय करेंगे ना, आप मुझे बताओ, क्या चुनाव आयोग को जानकारी नहीं है? चुनाव आयोग करेगा। और केरल में भी 13 से 15 केरल में भी एक कोथियाली या क्या करके कोई त्योहार है। तो ये तीनों जगह पर ही चुनाव हटाया गया है। तो भाई मैं तो कह रहा हूं 99% आप पा रहे थे, अब 100% पा लीजिए ना। मैं चैलेंज करता हूं भाई, 1 हफ्ता मिला आपको, प्रचार करने का टाइम मिला, क्यों घबरा रहे हैं? क्या उस दिन मालूम नहीं था? मालूम था भाई, आप कर लीजिए ना तैयारी, आप करके आए हैं, आप चुनाव लड़िए, अब तो और तैयारी का मिला। छुट्टियां कब हैं? जिसके पास तैयारी नहीं रहती है वही अनर्गल प्रलाप वही करता है, जिसके पास कोई तैयारी नहीं होती है। वो छात्र जो होते हैं डप वाले, वही तैयारी की बात करते हैं कि नहीं आगे बढ़ा दिया गया। आप लोग पर आप लोग गए थे ना, दिव्या जी, ये लोग 18 दलों के लोग जो है सुप्रीम कोर्ट कहते कि ईडी सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है, और वही सुप्रीम कोर्ट ने इन लोगों को भगाया वहां से कि अपनी संस्थाएं अच्छा काम कर रही हैं। अभी पिछले चुनाव में 22 के चुनाव में आरोप लगाया अखिलेश जी ने कि हर विधानसभा क्षेत्र से 20 चुनाव के अप्लाई किया गया है, और उसका जवाब जब मांगा उसका चुनाव आयोग ने, तो इनके जवाब दे पाए। अभी फिर कहा, हरियाणा चुनाव में कांग्रेस ने कहा, उसका एक एक पॉइंट का जवाब चुनाव आयोग ने दे दिया। सब लोग शांत हो गए, करते रहे। अब ईवीएम का विलाप से हटकर आ गए हैं लोग कि चुनाव आयोग। देखिए, हारने के 100 बहाने होते हैं और जीतने का कोई बहाना नहीं होता है, उसमें जोश होता है। और जो नैरेटिव की बात अरविंद भाई कह रहे थे, मैं कहना चाहता हूं कि सिर्फ और सिर्फ इंडिया अलायंस और विपक्ष नेगेटिव नैरेटिव सेट कर रहा है। खटाखट 8500 रुपए हो या संविधान की बात हो, सब फेल हो चुका है। आने वाले चुनाव में सब लोग समझ गए हैं कि मजबूत नेतृत्व कहाँ है, योगी और मोदी के हाथ में। जनता जानती है कि हम वही सुरक्षित हैं। ठीक है, चंचल यादव जी, जिस तरीके से यहाँ पर योगी आदित्यनाथ की तरफ से एक मास्टर स्ट्रोक चला गया, कटेंगे तो बटेंगे,
अब कटेंगे तो बटेंगे उन्होंने बोल दिया, माफ कीजिएगा, बटेंगे तो कटेंगे, उन्होंने बटेंगे तो कटेंगे बोल दिया, लेकिन इसके बाद आप इस नारे के बाद आपको लग गया कि ये योगी आदित्यनाथ का मास्टर स्ट्रोक है। तो मतलब इस नारे के पीछे आप लोगों ने क्या क्या नारा न निकाल दिया। पीडीए का सारा फॉर्मूला फिर फेल हो गया, फिर आप लोगों का नारा आ गया जोड़ेंगे तो जीतेंगे। हालांकि बात एक ही है, लेकिन आपने उसे एक अपना नारा दे दिया। अब अलग अलग तरह का बयान जो है वो सामने आ गया। मायावती जी को लगा कि मैं कैसे पीछे हट जाऊं, वो भी अब इस मुद्दे में घुस गई हैं, वो भी कहीं ना कहीं एक बयान देती नजर आ रही हैं, अपना नारा दे दिया उन्होंने। क्या है मतलब, योगी आदित्यनाथ के पीछे पीछे ही घूम के वोट बैंक बटोरना है या फिर अपना भी कुछ करना है? नहीं, देखिए दिव्या जी, एक चीज तो समझना पड़ेगा आपको कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी तो पहले 80-20 की बात करते थे, बीजेपी का तो चलिए उनके पास वापस से चलते हैं। रतन तिवारी जी, आपके पास आते हुए, क्या बिना तुष्टीकरण का, रतन तिवारी जी शायद हमारे साथ नहीं है, तो चंचल यादव जी आपके साथ आते हुए, क्या बिना तुष्टीकरण किए मोदी से मुकाबला संभव नहीं है क्या विपक्ष के लिए? हर चीज में तुष्टीकरण की राजनीति विपक्ष के द्वारा की जाती है। डेट बढ़ाया जाए तो उस पर भी राजनीति, कोई बयान दे दिया जाए योगी आदित्यनाथ की तरफ से, मास्टर स्ट्रोक चला जाए तो आप लोग उसके पीछे पीछे भागने लग जाते हैं। आप ही नहीं, जितने भी विपक्षी पार्टी हैं सभी। तो क्या बिना तुष्टीकरण के मोदी से मुकाबला संभव नहीं है विपक्ष के लिए? यादव जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? चंचल यादव जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? क्या बिना तुष्टीकरण के विपक्ष का जो मुकाबला है मोदी सरकार से वो संभव नहीं है? हर चीज में तुष्टीकरण की राजनीति, डेट बढ़ा दी जाए तो उसमें तुष्टीकरण, किसी तरह का कोई मास्टर स्ट्रोक चला जाए तो आप लोग उसमें पीछे लग जाते हैं। आपका क्या है, यानी कि विपक्ष का क्या है जनता के लिए? सर, आप अपने आप को सबसे पहले अनम्यूट कीजिए, आपने खुद को म्यूट कर लिया है। जी बोलिए। विपक्ष का क्या है? विपक्ष पूरी तरीके से रणनीतिक तौर से सामने खड़ा है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, उनकी हिम्मत नहीं पड़ रही है कि चुनाव समय से कराएं, और आपको तुष्टीकरण की बात कर रही हैं। मैं तो पूछना चाहता हूं कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जो वादे किए थे, या आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो वादे किए थे, क्या उन वादों पे चर्चा करना भी चाहते हैं? चाहे वो 2 करोड़ रोजगार का वादा हो, चाहे 100 दिन के अंदर कालाधन की बात हो। आज पूरे हिंदुस्तान के सारे भ्रष्टाचारी बीजेपी की गोद में खेल रहे हैं। अशोक चौहान आपने नाम सुना होगा, प्रफुल्ल पटेल आपने नाम सुना होगा। प्रफुल्ल पटेल वही है जो इकबाल मिर्ची को लेकर के बड़ी बड़ी बातें होती थी, एक ही फ्लैट में, एक ही बिल्डिंग में ऑफिस है। प्रधानमंत्री जी ने क्या क्या बोला करते थे। शाही जी तो अब शायद बड़े सम्मान से नाम लेते हैं, तो कहते थे देश विरोधी हैं। नवाब मलिक को आपको याद होगा, शुभेंदु अधिकारी आपको याद होगा, वाटर स्कैम का सबसे बड़ा घोटालेबाज हेमंता बिस्वा शर्मा आपको याद होगा। और बताओ, हिंदुस्तान के जो बड़े बड़े घोटालेबाज हैं, क्या बीजेपी के लोग नाम लेना चाहते हैं? हम तो रणनीतिक तौर से बात कर रहे हैं। बताओ शाही जी, हिम्मत है तो बताओ हेमंता बिस्वा शर्मा के बारे में। शाही जी बताइए, शाही जी भी कुछ बोलना चाहते हैं, उनको भी सुन लेते हैं। शाही जी बोलिए। बताओ, अजीत पवार 70,000 करोड़ का घोटालेबाज, ये कौन कहा था? जवाब ले लेते हैं, चंचल यादव जी जवाब ले लेते हैं। बताओ, बता रहे हैं वो, सुन लेते हैं, वो बता रहे हैं, वो बताना चाह रहे हैं। बताओ, आप चिल्ला रहे हैं, वो बताना चाह रहे हैं, सुन लेते हैं पहले। अश्विनी शाही जी बताइए। डबल माउथ स्नैक वाला कहानी आपकी है। आपकी हालत यह है कि केवल और केवल गुमराह करना है। किसकी हालत है वो 23 तारीख को पता लगेगा सर, लेकिन अभी जो जवाब आपको चाहिए वो ले लेते हैं सबसे पहले। अश्विनी शाही जी बताइए। व्यक्ति, देखिए, मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि चंचल जी ने जितने नाम लिए हैं, मैं बड़े विनम्रता इनसे पूछूंगा, उसमें एक को बता दें कि वो आरोपित दोषी सिद्ध हो गया है। अगर हो गया है तो बता दें, नहीं तो इस तरीके से तो अरविंद केजरीवाल जी जिस तरीके से शीला दीक्षित को चोर कहते थे, लालू प्रसाद यादव को कहते थे, सोनिया गांधी को कहते थे, देखिए आप चिल्ला रहे हैं, ये बीच में सोनिया गांधी को कहते थे। तो अब आखिर आपने किन चोरों का एक जो है समूह बनाया हुआ है, जिसमें लालू यादव आपके प्रमुखता से आके हैं, सोनिया गांधी आपके साथ हैं, तो आप क्यों कह रहे हैं भाई अरविंद केजरीवाल जी आपके नेता हैं, आप वही काम करते थे। लेकिन आरोपी और अपराधी में अंतर होता है। जिस दिन
मैं बड़े गंभीरता से कह रहा हूँ, चिल्लाइए मत। ठीक ये है। क्या चंचल यादव जी, आपने सवाल किया ना, आपको जवाब चाहिए, आपको जवाब चाहिए, उसके लिए आपको शांत रहना होगा, आपको 5 मिनट देना होगा, जवाब ले लेते हैं, फिर आपके पास आपका जो सवाल होगा हम बोलेंगे। चंचल यादव जी, आप भी अपने पार्टी की तरह बेवजह शोर मचा रहे हैं, आपको भी बेवजह शोर मचाने की आदत हो गई अपने पार्टी की तरह, ना कुछ देखना है ना कुछ सुनना है, बस बेवजह शोर मचाना है। पार्टी की आदत आपको भी लग गई है, आप नेशनल टीवी चैनल पे बैठे हैं सर, सुन लेते हैं पहले। अश्विनी साई जी बोलिए। प्रेस फ्रीडम रैंकिंग में आप ही जैसे पत्रकारों, आप जैसे चैनलों की वजह से हम 161वें नंबर पे आ गए। आप हमारे चैनल के पीछे मत पड़िए सर, आप अपने पार्टी के पीछे पड़िए, आप अपने पार्टी के पीछे पड़िए, शायद अच्छा रिजल्ट ले आए। स्थिति बद से बदतर होती जा रही है, फिर भी घमंड लिए बैठे हैं। बताइए अश्विनी साई जी। इन लोगों की आदत है, वो करने दीजिए, ज्यादा चिल्लाने से कोई बड़ा विद्वान नहीं हो जाता। दिव्या जी छोड़ दीजिए इन लोगों को, इनके संस्कारों पर छोड़िए, और खास करके समाजवादी पार्टी। देखिए कहा जाता है ना, बड़े ये लोग कह रहे हैं कि जो है हम ये हैं वो हो जाएंगे, ऐसे है। 37 सीट जीतने के बाद भी विरोध में बैठ रहे हैं, और उत्तर प्रदेश में 111 सीट जीतने के बाद भी विरोध में बैठे हैं। ये है इनकी असलियत। इनको सत्ता नहीं मिली है, जनता ने इनको पढ़ाया, लेकिन क्या किया, विरोध में बैठा दिया। तो ये लोग वो कुंठा में जी रहे हैं, और दिव्या जी इस कुंठा को समझिए कि आप जो है सवाल करेंगी तो इनको लगेगा कि इनके ऊपर आघात हो रहा है। आप पूछेंगे मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले ये लोग। अब मुजफ्फरनगर दंगा हुआ था, मुसलमानों को जात पूछ करके इन लोगों ने पैसे दिए थे। ये वो पार्टी है, ये वो गुंडा पार्टी है जो अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी को प्रश्रय दिया करती थी, और जिनके ये वो पार्टी है जो कहती थी कि नवाब चंचल यादव जी, जिस तरीके से आपकी पार्टी को कोई नहीं सुनता ना, आपको भी इस वक्त कोई नहीं सुन रहा है, बस आप बेवजह शोर मचा रहे हैं, बेवजह आप शोर मचा रहे हैं, और इसका रिजल्ट कुछ नहीं होना है, वही होना है जो चुनाव में होता है। कोई नहीं सुन रहा आपको, आपकी पार्टी की तरह आपको यहाँ पर भी इग्नोर किया जा रहा है। शांत हो जाइए, आपके सवालों का जवाब ले लेते हैं सर, आप ही का सवाल है ना, जवाब चाहिए या नहीं चाहिए? अपने पद की गरिमा का आप लोगों ने सर, आप मेरे पद की गरिमा का मत कीजिए, आप अपने जो सीनियर नेता है ना उनके पद की गरिमा का बोलिए, उनको ख्याल रखने के लिए। आप मुझे सुझाव मत दीजिए, मेरे सुझाव के लिए, मेरे मार्गदर्शन के लिए यहाँ पर सुरेश चौहान के जी सर बैठे हुए हैं, आप मुझे मार्गदर्शन मत दीजिए। आप अपने अधिकारी को, आप अपने जो सीनियर नेता है ना उनको सुझाव दीजिए, उनको शायद ज्यादा जरूरत है इस चीज की। अश्विनी साई जी बताइए। मैं सवाल इनके सीनियर जूही सिंह का नाम लेता हूं। जूही सिंह ने कहा उस बालिका को कि क्या करने वो रात में गई थी जिसके साथ बलात्कार हो गया था। इनके सीनियर ये हैं लोग, उनका चरित्र ये है। तो ऐसा कुछ नहीं। अभी देखिए सुप्रीम कोर्ट के जज को राम गोपाल यादव ने गाली दिया, क्या सुप्रीम कोर्ट। तो इनके बड़े लोगों का चरित्र ये है। तो ये गुंडा पार्टी है दिव्या जी, उसमें कोई नहीं, ये लोग वो नहीं करते। ये गुंडा पार्टी थे, गुंडा पार्टी है, और गुंडा पार्टी रहेंगे। उत्तर प्रदेश की जनता जान गई है, इस बार इनको 9 पर करारा जवाब दे रही है। योगी आदित्यनाथ जी ने गुंडों का दमन करने का बीड़ा उठा रखा है, और हम कहते हैं कि ये कोई भी, चाहे वो राजनीतिक अपराधी हो, चाहे वो अपराधी हो, उसको सजा दिलाने का काम उत्तर प्रदेश की न्यायपालिका, उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था करा रही है। और जनता ने ये बताने का काम किया है कि हमारे पास किसका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के नारे के साथ चलने वाला आदित्यनाथ जी का आशीर्वाद है। हम उन्हीं के साथ रहेंगे। इन लोगों को तुष्टीकरण की राजनीति कर लेने दीजिए, ये करते रहेंगे, चीखते चिल्लाते रहेंगे। जी चंचल यादव जी, आप बोलिए। देखिए मैडम, मेरे कुछ वाजिब सवाल थे, और मैं आपसे भी गुजारिश करता हूं कि अगर ये जवाब नहीं दे तो इनको सवाल कीजिए। आप सवाल कीजिए सर, समय बहुत कम है, सवाल कीजिए ताकि मैं जवाब भी ले लूं। सवाल पूछा कि आप बताओ कि जो भ्रष्टाचारियों के मैंने नाम गिनाए, आप बताओ। अभी आपको याद होगा अशोक चौहान की ईडी ने 281 करोड़ की संपत्ति अटैच की थी, रिलीज कर दिया। प्रफुल्ल पटेल की ईडी ने संपत्ति अटैच की थी, रिलीज कर दिया। बताओ कौन से वॉशिंग मशीन, कौन सा पैमाना लेके बैठे हो आप? चेहरा तो जनता आपकी जान ही चुकी है, और हमारे वरिष्ठ पत्रकार अरविंद जी बैठे हैं यहाँ पे, ठीक है, उनके जानकारी है। बीजेपी ने हो गया। अगर आपका सवाल हो गया हो तो जवाब ले ले। चंचल जी, अगर आपका सवाल हो गया हो तो जवाब ले ले। ठीक है, सबक सिखाया, अयोध्या की जनता ने सबक सिखाया। ठीक है, फिरोजाबाद की जनता ने सबक सिखाया। फिरोजाबाद की जनता ने, अयोध्या की जनता ने नहीं। अब फिरोजाबाद को
ठीक है, जैसे वहां पे चित्रकूट किसकी को संख्या ज्यादा है? आपके जो नेता है वो चाहे किसे आप साधने की कारण कोशिश हो। करते हैं? ये किसी से भी छिपा हुआ नहीं है। आप पीडीए का बहाना देते हैं और मुसलमान के वोट बैंक को साधने की कोशिश करते हैं। अरे मैडम, और फिरोजाबाद में PDA मुसलमानों की पिछला संख्या सबसे ज्यादा है। काफी चंचल यादव जी, तगड़ा आपका जो सवाल था ना, जवाब ले लेते हैं। अश्विनी शाही जी कुछ बोलना चाहते हैं, पहले उनसे जवाब ले लेते हैं, फिर आपके पास लौटेंगे। दिव्या जी, फैजाबाद, ये मैं कहना चाहता हूं, चंचल जी ध्यान से सुने, पहले भी जवाब दिया फिर भी दे रहा हूं। इन्होंने कहा कि उनकी संपत्ति अटैच कर दी गई। यहां पर उत्तर प्रदेश में एक राजनीतिक दल हो गया, लगभग 40 साल बने, समाजवादी पार्टी नाम है। पिता पुत्र के ऊपर आय से अधिक संपत्ति का मुकदमा चल रहा था, सीबीआई की जांच चल रही थी। मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, अरविंद जी थोड़ा ध्यान दीजिएगा, मनमोहन सिंह जी की सरकार थी। अमर सिंह लेकर गए न्यूक्लियर डील के मामले पर, कैसे वो चीजें खत्म कर दी गई, सीबीआई की जांच कैसे खत्म कर दी गई, ये भी देश जानना चाहता है। क्या डील हुई थी उस समय समर्थन की, और क्या आज से अधिक संपत्ति का खत्म हो गया था? एक अध्यापक माननीय मुलायम सिंह यादव जी जो बाद में मुख्यमंत्री बने, उनकी कौन सी कमाई थी, कौन सा उनका रोजगार चलता है, या उनके बेटे का क्या रोजगार चलता है कि आज अरबों के मालिक बने पड़े हैं? उसकी जांच चल रही थी, कैसे बंद हो गई थी, देश ये भी जानना चाहता है। चंचल जी, एक तरफा नहीं होता है, ये संस्थाओं को काम करने दीजिए, हम और आप इस पर कोई करने वाले नहीं है। कल को आरोपी अगर प्रफुल्ल पटेल अपराधी घोषित होते हैं, तो वो अपराधी आज आरोपी है, तो हम उनके साथ 2 मिनट नहीं लगेगा, कह देंगे अपराधी है भाई, हमारा कोई वास्ता नहीं है। लेकिन आरोप जब तक सिद्ध नहीं होता है, भारत का संविधान कहता है कि हम कुछ नहीं कर सकते। राहुल गांधी जी के ऊपर ताजा ताजा अभी हुआ था, उनको चुनाव कोर्ट से उनको अपराधी घोषित किया गया था, उनकी सदस्यता गई थी, 2 साल की सजा हुई थी, 2 साल से ऊपर की, 3 साल की। तो अब जो है उस समय उनको अपराधी घोषित किया गया था, लेकिन जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने उनको बरी किया, उस मामले से सजा कम कर दी, खत्म कर दिया, तो हम लोगों ने मान लिया कि ठीक है भाई, वो साधारण आदमी है। यहाँ तो देश संविधान से चलता है, सरिया कानून मत चलाइए, सरिया चलाना हो तो अपने ऊपर भी लागू करिए कि चोरी के बदले हाथ कटेगा आपका। ठीक है, और देश जो है वो संविधान से चलता है और आगे भी ऐसा चलता रहेगा। लगातार समाजवादी पार्टी की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि बीजेपी हार के डर से डेट जो है वो बढ़वा दी है। हालांकि किसे डर है ये तो परिणाम ही बताएगा। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। आज के लिए रण क्षेत्र में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद। और रात 8 बजे देखना ना भूले सपरिवार जागो। जागो में आज का मुद्दा है कि कनाडा में बटेंगे तो कटेंगे की गूंज। युवा पत्रकार प्रदोष सुरेश चौहाड़के जी के साथ रात 8 बजे जागो।